हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। उसमें भी ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्त्रीय शारीर विज्ञान के बारे में। ठीक है, स्त्रीय शारीर विज्ञान में आज हम लोग पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस दिया गया। तो एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन टू प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और ओरिजिन ऑफ वर्ड स्त्री, ये जो है वो मेन है। और नॉमेनक्लेचर देखना है, साथ ही साथ वयोभेद से स्त्री की क्या क्या संज्ञाएं डिफरेंट आचार्य ने दी है, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्त्री शब्द की निरुक्ति के बारे में देखते हैं। तो बोला गया है कि जो स्तेय शब्द है उसमें जब दसी धातु लगता है तो उससे जो वर्ड बोलता है वो होता है स्त्री। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि स्तेय में दसी धातु लगने से जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं स्त्री। और इसका मतलब क्या होता है, तो बोला गया कि विच मीन्स द हेल्प फॉर यूनियन ऑफ शुक्र एंड आर्तो, मतलब कि जो शुक्र और आर्तो के यूनियन संयोग में मदद करता है वो क्या कहलाता है, स्त्री कहलाता है। वहीं पे जब स्त्री की व्याख्या की हम बात करते हैं तो बोला गया है कि स्थायते अश्याम गर्भ इति स्त्री। साथ ही साथ बोला गया है संचयते शुक्र शोणित अभ्याम सा स्त्री। दो यहाँ पे हमें व्याख्या देखने को मिलते हैं, जिसके अनुसार बोला गया है कि जिसके अंदर शुक्र और शोणित का संयोग होकर गर्भ की निर्मिति तथा उसकी वृद्धि होती है उसे स्त्री कहते हैं। क्या बोला गया है कि जिसके अंदर शुक्र और शोणित का संयोग होता है और साथ ही साथ गर्भ की निर्मिति होकर और उसकी वृद्धि भी होती है उसे हम स्त्री कहते हैं। वहीं पे पहले जो चरक शारीर स्थान में जो हमें व्याख्या मिलता है उसके अनुसार बोला गया कि स्थायते अस्याम गर्भ इति स्त्री, मतलब जो गर्भ का संयोजन करती है, अपने पास उसको संचय करके रखती है, उसको स्त्री कहा जाता है। तो ये वाला जो सेकेंड यहाँ पे डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्या दिया गया, संचयते शुक्र शोणित अभ्याम सा इति स्त्री। उसी के बाद हम लोग बात करते हैं वैदिक संहिता के अनुसार। तो बोला गया है कि जो वैदिक संहिता है उसके अनुसार स्त्री को हम लोग ने किससे कंपेयर किया है, भूमि के साथ, क्योंकि ये क्या करती है, धारण करती है। जिस तरह से भूमि क्या करती है, पूरे जन मानव आदि का धारण करती है, उसी तरह स्त्री भी क्या करती है, जो गर्भ होता है उसका धारण करती है। इसीलिए स्त्री को भूमि के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ तक हम लोग ने निरुक्ति देख ली, व्याख्या देख ली स्त्री की। अब हम आगे बात करेंगे स्त्री विशिष्ट वय और संज्ञा, मतलब कि हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस बताया गया है कि वयोभेद से स्त्री की क्या क्या संज्ञाएं दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब चरक की बात करते हैं तो चरक ने बोला है त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णमिति। चरक ने स्त्री को वया अनुसार 3 भाग में डिवाइड किया है, बाल, मध्य और जीर्ण, जिसको बाल्यावस्था, मध्यमावस्था या फिर वृद्धावस्था, जीर्णावस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। वहीं पे सुश्रुत ने भी इसको 3 अवस्थाएं बोली गई है, तो उन्होंने भी बोला है वयस्तु त्रिविधम बाल्यम मध्यम और वृद्धमिति। तो जहां पे चरक ने उसको जीर्णमिति बोला है, मतलब जीर्ण अवस्था बोला है, वहीं पे सुश्रुत ने उसको वृद्धावस्था कहा। तो बात करते हैं सबसे पहले अवस्था, दैट इज द बाल अवस्था की। तो बाल अवस्था जब हम लोग देखते हैं तो बोला गया कि बाल अवस्था में सभी धातु कैसे रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं। क्योंकि बाल अवस्था में क्या होता है, शरीर का क्षय होते रहता है, उस समय कफ दोष बड़ा रहता है, तो शरीर में जो धातुएं रहती है वो सही से अभी बनी नहीं रहती। इसलिए बोला गया कि बाल्य अवस्था में सभी धातु अपरिपक्व रहते हैं। साथ ही साथ बोला गया इसमें स्त्रीत्व के लक्षण पूर्ण प्रकार से नहीं रहते, क्योंकि क्या होता है कि बाल्य अवस्था में स्त्री और पुरुष जो मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है उनमें उतना डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं जमता। तो इसलिए बोला गया कि स्त्रीत्व के लक्षण इसमें पूरी तरह से नहीं रहते और बाल्य अवस्था में कफ दोष का आधिक्य देखने को मिलता है। तो इसमें भी बेसिकली बाल अवस्था को भी 3 अलग अलग अवस्था में डिवाइड किया गया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बोला गया है बाला तु गीयते नारी यावत वर्षाणी षोडश, मतलब कि स्त्री की जो बाल्य अवस्था होती है 16 वर्ष तक की कही गई है और इसके 3 भेद बताए गए। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोग ने कि जो चरक है उन्होंने 3 अवस्थाएं बोली है पूरे जीवन में, बाल, मध्य और जीर्ण। वहीं पे सुश्रुत ने भी बाल, मध्य और वृद्ध अवस्था बोली। बाल अवस्था में हम लोग ने देख लिया क्या क्या कंडीशन होती है। वहीं पे बाल अवस्था कब तक रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमसीक्यू में भी आपको पूछ सकता है कि बाल्य अवस्था कितने समय तक रहती है। तो 16 वर्ष तक बाल्य अवस्था कही गई है। और बाल्य अवस्था में भी इसके 3 भेद कहे गए। तो कौन कौन से भेद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला गया है 8 वर्षा भवेत गौरी, मतलब कि जब स्त्री जो है 8 वर्ष तक की रहेगी तो उसको बोलते हैं गौरी। 9 वर्षा तो रोहिणी, 9 वर्ष की हो जाएगी तो उसी स्त्री को हम लोग रोहिणी कहते हैं। 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 वर्ष की जो स्त्री रहेगी उसको हम लोग कन्या कहते हैं।
अतः ऊर्ध्व रजस्वला। उसके बाद 10 वर्ष के बाद 11वें 12वें वर्ष में उसका रजस्राव होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण से 10 वर्ष के बाद 11-12 साल की स्त्री को हम लोग रजस्वला स्त्री कहते हैं, जिसमें रज का प्रवर्तन होना स्टार्ट हो चुका है। तो बाल अवस्था के अंदर 3 अलग अलग अवस्थाएं आती है, जिसमें सबसे पहले आता है गौरी, रोहिणी और कन्या। ये 3 अवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गौरी की। तो गौरी में क्या बोला गया है कि गौरी जो अवस्था होती है कब तक रहती है, 8 साल तक रहती है। कब तक, 8 साल। और बोला गया है कि इस वर्ष तक पुत्र व कन्या में बाह्य लिंग के अतिरिक्त कोई भेद नहीं रहता। इस समय क्या रहता है कि जो लिंग रहता है, जो प्राइमरी जेनेटल ऑर्गन रहता है, उसको देख के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द गर्ल चाइल्ड एंड द बॉय चाइल्ड। तब तक कोई भी बाहर से हम देख के नहीं बता सकते कि ये बच्चा स्त्री है या फिर पुरुष है। उसके बाद दूसरा जब कंडीशन आता है, जिसको हम लोग ने रोहिणी बोला, तो इसमें बोला गया कि स्त्री व पुरुष भेद जैसे मानसिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि 8 से 9 वर्ष तक की ये कंडीशन रहती है। ठीक है, तो पहला गौरी जो हम लोग ने देखा कि 8 वर्ष तक क्या रहता है, गौरी कंडीशन रहता है। 9 वर्ष में क्या होता है, रोहिणी। तो वैसे ही 9 वर्ष तक क्या हो जाता है, रोहिणी कंडीशन आ जाती है। और इसमें जो बच्चा रहता है, चाइल्ड रहता है, उसमें पुरुष कौन सा है और स्त्री क्या है, उसके बीच में भेद करना उसको ज्ञान होने लगता है। फिर तीसरी अवस्था आती है इसमें कन्या। कन्या की अवस्था कब तक बोली गई है, 10 वर्ष तक बोली गई है। और बोला गया कि इसमें क्या होता है, जब कन्या स्थिति स्टार्ट हो जाती है तो अभ्यंतर जो गर्भाशय रहता है, जो यूटरस रहता है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि स्टार्ट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक 2 गौरी और रोहिणी में कुछ भी चेंजेस नहीं थे, सिर्फ मानसिक भाव आए थे। लेकिन कन्या की अवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे गर्भाशय में वृद्धि होना स्टार्ट होती है। फिर लास्ट में आता है रजस्वला। 10 से 12 साल तक की व्यक्ति को या फिर स्त्री को कन्या कह दिया। उसके ऊपर मतलब कि 12 वर्ष के बाद यह संज्ञा प्राप्त होते हुए देखने को मिलती है। और यह जो कंडीशन होते हैं 2 से 3 साल मतलब 12 से 15 साल के बीच में जो रज प्रवृत्ति यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसके कारण इस स्त्री को हम लोग रजस्वला कहते हैं। तो वयोभेद में सबसे पहले क्या याद रखना कि वय के अनुसार 3 भेद किए गए हैं, बाल, मध्य और जीर्ण। बाल अवस्था के अंदर भी हमें 4 भेद मिलते हैं, लेकिन बाल अवस्था कब तक रहती है, 16 साल तक। अब बाल अवस्था में 4 भेद कौन कौन से बताए गए हैं, गौरी जो कि 8 साल तक रहेगा, रोहिणी 9 साल तक रहेगा, 10 वर्ष तक कन्या रहेगा और 12 साल के बाद वहां पे रजस्वला स्त्री आ जाती है। अब इसके बाद सेकेंड आता है इसमें मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था बेसिकली बोली गई है 16 से 50 साल के बीच में, कितना 16 to 50 ईयर्स के बीच की कंडीशन को हम लोग मध्यम अवस्था कहते हैं। और मध्यम अवस्था में भी 2 अलग अलग कंडीशन बोला गया है। तो क्या बोला गया है, ततः तु तरुणी गेया द्वात्रिदश संवत्सराधि तत् ऊर्ध्वम अधिरूणा स्यात् पंचा संवत्सर अवधि। मतलब कि बोला गया कि आयुर्वेद में जो मध्यम अवस्था है उसको कब तक के लिए बोला गया है, 50 वर्ष। 16 साल तक बाल्य अवस्था, तो 16 से लेके 50 साल की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम अवस्था कहते हैं। अब वहीं पे बोला गया कि स्त्री के वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस मध्यम अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, मतलब कि मैरिड लाइफ किस तरह से होने वाले हो उसके अनुसार इसको कितने 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। और इन दोनों भागों के अनुसार स्त्री का उचित परिचय मतलब कि व्यवहारिक हो गया, शारीरिक हो गया या फिर मानसिक स्थिति हो गया, उसका यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि मध्यम अवस्था कब से रहती है, 16 से लेके 50 साल तक रहती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली मैरिड लाइफ किस प्रकार से होने वाली है इसके अनुसार इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, तो तरुणी और दूसरा अधिरूणा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरुणी अवस्था के। तो तरुणी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तरुण। तरुण का मतलब होता है वयस्क। वयस्क मतलब कि जो फुली डेवलप्ड हो। तो बोला गया है कि तरुणी मतलब क्या है कि व्यायाम, गर्भधारण, प्रसव आदि प्राकृतिक क्रियाएं इनमें देखने को मिलती है। मतलब कि ये प्रसव कर सकती है, मतलब इनमें फर्टिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव जो इसके फंक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ये गर्भ का धारण कर सकती है। उसके बाद बोला गया शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ये परिपक्व होते हैं, जो कि हम लोग ने देखा बाल्य अवस्था में परिपक्व अवस्था नहीं रहती, लेकिन तरुणी अवस्था में परिपक्वता आ जाती है। बोला गया ये जो अवस्था होती है विवाह और गर्भधारण के लिए योग्य कही गई है। चरक आचार्य ने 18 वर्ष और हारित संहिता में 16 वर्ष को विवाह योग्य बताया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। चरक ने कितना 18 वर्ष की स्त्री को बोला है विवाह योग्य, और वहीं पर हारित संहिता में 16 वर्ष की स्त्री को विवाह योग्य कहा गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तरुणी अवस्था है इसमें जो स्त्री है वो प्रजनन के लिए सक्षम होती है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, स्त्री प्रजनन में वो सक्षम होती है।
अब तरुणी के जो अवस्था होती है कब से कब तक रहती है, तो 16 साल से लेके 32 साल की अवस्था को तरुणी अवस्था कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना वो आपको सारे का याद रखना है। जैसे बाल्यावस्था 16 साल तक रहती है, उसमें भी जो हमारा गौरी अवस्था था 8 साल तक, फिर उसके बाद रोहिणी अवस्था 9 साल तक, कन्या अवस्था 10 साल तक, 12 साल के ऊपर रजस्वला वाला। तो इस तरह से टाइम पीरियड आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पे जब हम लोग मध्यमा अवस्था में ही दूसरी कंडीशन देखते हैं जो कि हम लोग ने देखा अधिरूढ़ा, तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है 32 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 32 से 50 साल के बीच में, क्योंकि मध्यम अवस्था 16 से 50 साल बोली गई है, तो उसमें से 16 से 32 साल जो कंडीशन है उसको तरुणी बोल दिया, और 32 से 50 साल की अवस्था को अधिरूढ़ा कहा है। तो बोला क्या गया है इसमें कि 32 से वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु को अधिरूढ़ा माना जाता है। इस अवस्था में स्त्री के धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। अब क्या होगा, 32 साल तक जो स्त्री के धातु है पूरे अच्छे से परिपक्व हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, वो धातु क्षीण होना चालू हो गए, क्योंकि अब शरीर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैटाबॉलिज्म की तरफ जा रहा है। इस काल में स्त्री को रजो निवृत्ति होती है, ठीक है। इस काल में क्या होता है, धीरे धीरे 50 साल तक पहुंचने तक, 45 से 50 साल जो बोला गया है, रजो निवृत्ति होती है, मतलब कि मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कुंडल मतलब कि जो संतान है उसके पालन पोषण और स्थिरता की दृष्टि से स्त्री की मानसिक इच्छाओं में भी परिवर्तन दिखने लगता है, क्योंकि 16 से 32 साल की उम्र तक क्या होता है कि जो स्त्री होती है वो अपने विषय में, अपने मैरिड लाइफ के विषय में सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे ही 32 से 50 साल के होते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, अपने जो संतान है उसके पालन पोषण और उसकी स्थिरता के बारे में सोचने लगती है, मतलब उसकी मानसिक जो इच्छाएं हैं वो अपने प्रति न होकर अपने बच्चों के प्रति होने लगती हैं। साथ ही साथ बोला गया कि जो धीरे धीरे स्त्री है वो वृद्धावस्था की ओर झुकने लगती है, और आयुर्वेदिक संहिताओं में इस मध्यम अवस्था को अनेक प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया 2 अवस्थाएं, दैट इज द बाल्यावस्था और मध्यम अवस्था। अब तीसरा जो अवस्था बताया गया है जो कि जीर्ण अवस्था है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जीर्ण अवस्था में देखने से पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे कि सुश्रुत संहिता जो है उन्होंने क्या बोला कि 20 वर्ष तक वृद्धि होती है, 30 वर्ष तक यौवन रहता है, 40 वर्ष तक संपूर्णता होती है और 70 वर्ष तक हानि होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्त्री का शरीर रहता है या फिर पुरुष शरीर रहता है उसमें दोनों में क्या होता है, 20 वर्ष तक क्या होता है, वृद्धि होना स्टार्ट हो, मतलब जन्म से लेके 20 वर्ष तक उसके शरीर में क्या होता है, क्षय होते रहता है, वृद्धि होती रहती है, शारीरिक और मानसिक विकास होते रहते हैं। 20 से लेके 30 वर्ष तक वो युवा अवस्था रहता है, मतलब कि उसमें यौवन बना रहता है, जो कि प्रजनन के लिए सबसे सुलभ अवस्था बोली गई है। फिर 30 से लेके 40 वर्ष तक उसका सारे संपूर्णता आ जाती है, मतलब पूरे शरीर में जितना भी विकास होना चाहिए था, मानसिक विकास या फिर शारीरिक विकास, सब हो चुका रहता है। अब 40 के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसमें क्षय होने लगती है, और ये क्षय कब तक चलते हैं, 70 वर्ष तक चलती है। ये सारी चीजें मध्यम अवस्था के ही अंदर आ रही है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, मध्यम अवस्था में जो 2 कंडीशन उसके अंदर ही इसको भी देखा कि सुश्रुत संहिता ने कब से कब तक क्या बोला। वहीं पे जब वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि 30 वर्ष तक यौवन रहता है, सेम जैसा कि किसने बोला है, सुश्रुत ने, और 40 वर्ष तक संपूर्णता, सेम सुश्रुत के समान ही इन्होंने भी बोला है। वहीं पे काश्यप ने थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया। काश्यप ने क्या बोला है कि 40 वर्ष तक ये अवस्था रहती है और 70 वर्ष तक मध्यम अवस्था रहती है, मतलब कि इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है डेट को। उन्होंने क्या बोल दिया है कि 40 वर्ष तक युवा अवस्था रहती है। और वहीं पे हम लोग जब हारिस संहिता की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 25 वर्ष तक युवा अवस्था बोली और 70 वर्ष तक मध्यम अवस्था बोली, जबकि दूसरे आचार्यों ने क्या किया है, सिर्फ 50 वर्ष तक मध्यम अवस्था बोला है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन इसमें आता है, दैट इज द वृद्धावस्था, जिसी को चरक ने जीर्णावस्था भी बोला है। तो बोला गया है कि ये जो जीर्णावस्था होती है बेसिकली 60 से 70 वर्ष तक की अवस्था को वृद्धावस्था माना गया है, लेकिन बेसिकली हम लोग 50 के बाद से ही वृद्धावस्था मानना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी भी आपको क्वेश्चन आया तो उसमें क्या लिखना है, 60 से 70 वर्ष की अवस्था को ही वृद्धावस्था माना गया, मतलब 60 से ऊपर की अवस्था। इसमें बेसिकली क्या होता है, दोष प्रभाव की बात करें तो इस अवस्था में वात दोष की प्रधानता होती है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि बाल अवस्था में कफ दोष की प्रधानता होती है, मध्यम अवस्था में पित्त दोष की प्रधानता होती है और वृद्ध अवस्था में वात दोष की प्रधानता देखी जाती है। तो इसमें बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू द योग रत्नाकर, वृद्ध व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, इंद्रिय उत्सवों में वंचित रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्धावस्था जब स्टार्ट हो जाती है, व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और इंद्रिय उत्सव में वंचित रहता है, मतलब कि इंद्रियों की जो उत्सुकता रहती है, पहले क्या होता है कि हर एक चीज करने की इच्छा होती है, इंद्रिया अलग अलग चीज प्रयोग कर, लेकिन ये उत्सुकता अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
अब बोला गया कि इस अवस्था में बात करें तो जो स्त्रियां हैं उसमें रजो निवृत्ति हो जाती है, मतलब कि इस अवस्था में क्या होता है, मेनोपॉज हो चुका रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता है वो एकदम से बंद हो चुका रहता है। साथ ही साथ शारीरिक गतिविधियों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, शरीर के सभी धातु क्षीण होने लगते हैं, स्त्री के विशिष्ट अवयव जैसे कि जनने की कार्य क्षमता कम होने लगती है। मतलब कि क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं वो धीरे धीरे संकुचित होने लगते हैं, उनकी जो कार्य क्षमता होती है कम होने लगती है। न तो ये कॉपुलेशन के लिए रेडी रहते हैं, ना ही गर्भधारण के लिए कार्यरत रहते हैं। साथ ही साथ शरीर के अवयव क्या होने लगते हैं, संकुचित, मतलब कि वहां पे पूरे शरीर में झुर्रियां आना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं वयोभेद के अनुसार स्त्री के वय विभाजन के। वहीं पे स्त्री विभाजन हम लोग सुश्रुत एवं आगवट के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे बोला गया है समत्वागत वीर्य की अवस्था, मतलब कि कब तक दोनों क्या कर सकते, समागम कर सकते। तो इसमें उन्होंने बोला है कि पुरुष में 25 वर्ष से और स्त्रियों में 16 वर्ष से समागम किया जा सकता है। मतलब कि पुरुष 25 वर्ष से और स्त्री 16 वर्ष के बाद क्या कर सकते हैं, गर्भधारण के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से उनका जो रिप्रोडक्टिव एज है या फिर लाइफ है वो स्टार्ट अच्छे से हो सकता है, और गर्भधारण या फिर जो प्रजनन होता है वो यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि हारित के अनुसार अगर स्त्री की अवस्था का विभाजन देखें तो बोला गया है कि जो बाला होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक रहता है। ये मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चरक और सुश्रुत है उसके बाद ये आपको अच्छे से कर लेना है, इस पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हारित के अनुसार जब स्त्री के वय विभाजन की बात करते हैं तो इसमें बाला जो है वो 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद आता है मुग्धा अवस्था जो कि 5 से लेकर 11 वर्ष तक रहती है। फिर उसके बाद आता है बाल मुग्धा। बाल मुग्धा होता है 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था का, और लास्ट में आता है पौना जो कि 16 से 28 वर्ष तक की कहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद कर लेना कि बाला 5 वर्ष, मुग्धा 11 वर्ष, बाल मुग्धा 16 वर्ष और प्रौढ़ा 28 वर्ष तक की ये अवस्थाएं कही गई है अकॉर्डिंग टू द हारित। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने ये सारी अवस्था कही है, तो हारित संहिता में ये हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें हमें मिलते हैं विद इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द स्त्री विशिष्ट शारीर विज्ञान। तो यहाँ तक हम लोग ने पहला टॉपिक देख लिया जिसमें हम लोग ने स्त्री क्या होते हैं, स्त्री की निरुक्ति, स्त्री की व्याख्या और वयोभेद से स्त्री की जो संज्ञाएं बताई गई है, नॉमेनक्लेचर बताए गए, उसके बारे में बात कर लिया। तो होप आपके सारी चीजें रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्लियर हो गई होंगे। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में इसको और क्लियर कर सकूं। अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी डाउट रहता है आप लगातार बताते जाइएगा ताकि मैं अगले जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें अच्छे से क्या कर सकूं, उन सारी चीजों को आपको अच्छे से बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। और इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस FEMS फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।